दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में सबसे अलग बिठाया जाता है, प्यास लगने पर जो पानी का मटका तक नहीं छू सकता और जिसके टीचर्स उसकी कॉपी हाथ में लेने से भी कतराते हैं। इतना भेदभाव, सच कहूं तो कोई भी टूट जाता, लेकिन वो लड़का, वो रोया नहीं और ना ही टूटा। अब सवाल ये है कि उस लड़के ने किया क्या? जिससे पीने का पानी तक नहीं मिला, उसने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और देखिए, वक्त का पहिया कैसे घुमा। एक दिन ऐसा आया जब उसी लड़के ने उस पूरे देश के कानून लिख दिए जिसने कभी उसे पानी पीने से रोका था। बिल्कुल सही सोचा, वो नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत की कहानी नहीं सुन रहे हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट के लिए उनका जीवन 25 ऐसे अहम सवालों का खजाना है जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो आज हम सिर्फ रटेंगे नहीं, इन फैक्ट्स को गहराई से समझेंगे और महसूस करेंगे। तो आज के सफर का ब्लूप्रिंट क्या है? पहले हम उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा को देखेंगे, फिर उनका राजनीतिक संघर्ष, संविधान बनाने में उनका रोल, उनके बड़े सोशल रिफॉर्म्स और आखिर में उनकी वो विरासत जो आज भी हमारे काम आ रही है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, उनका प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा। एग्जाम के नजरिए से देखें तो 14 अप्रैल 1891 ये तारीख बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसी दिन मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म हुआ था, जिसे पूरा देश आज अंबेडकर जयंती के रूप में मनाता है। वो महार जाति से थे जो एक शेड्यूल्ड कास्ट थी और यही वजह थी कि बचपन से ही उन्हें भयंकर भेदभाव सहना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, अंबेडकर उनका असली सरनेम था ही नहीं। दरअसल उनके एक टीचर थे, महादेव अंबेडकर। उन्होंने इस होनहार बच्चे को अपना सरनेम एक तोहफे के रूप में दिया था और बाद में उनके करोड़ों चाहने वालों ने उन्हें प्यार से बाबा साहेब कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है एक सम्मानित पिता। अब अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो वो कोई मामूली डिग्रियां नहीं थीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी और ग्रेज इन से बारिट लॉ। अब इन सारे इंटरनेशनल माइलस्टोन्स को याद कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही शानदार और आसान मेमोरी ट्रिक है, CLG। जी हाँ, C से कोलंबिया, L से लंदन और G से ग्रेस। है ना एकदम आसान। चलिए अब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इतनी जबरदस्त शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने इसे एक हथियार में कैसे बदला, ये समझते हैं उनके राजनीतिक सफर और संघर्ष से। देखिए, 1930 से 1932 के बीच जो 3 गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे ना, डॉक्टर अंबेडकर उन तीनों में शामिल हुए थे। जब बाकी लीडर्स अपने अपने राजनीतिक दांव चल रहे थे, तब वो वहां दबे कुचले वर्गों की एक बहुत ही मजबूत आवाज बन रहे थे। अब एग्जाम में अक्सर उनकी बनाई गई राजनीतिक पार्टियों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। इसे याद रखने की एक और बेहतरीन ट्रिक नोट कर लीजिए। ILP, SCF, RPI, यानी 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 1932 के पूना पैक्ट का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या था कि एक तरफ अंबेडकर जी की सख्त मांग थी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें तय हुआ कि अलग इलेक्टोरेट की जगह उन्हें आरक्षित सीटें यानी रिजर्व्ड सीट्स दी जाएंगी। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे और सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हिस्से पर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में संविधान निर्माण में उनका क्या रोल रहा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भारत का संविधान तैयार करने में उन्हें ठीक इतना ही समय लगा। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस पूरे दौरान उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आंखों की रोशनी कम हो रही थी, घुटनों में भयंकर दर्द रहता था, लेकिन उनका कमिटमेंट इतना सॉलिड था कि वो एक दिन भी नहीं रुके। संविधान में उनका मास्टर स्ट्रोक था आर्टिकल 32। उन्होंने खुद इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो सिस्टम है जो हमारे और आपके मौलिक अधिकारों को बचाता है। अगर किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 17 भी उनका एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने कानूनी तौर पर अस्पृश्यता यानी छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनी आखिरी स्पीच में उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो राजनीतिक लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब साफ था,
एक इंसान, एक वोट और एक मूल्य का आइडिया सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये हमारी सोसाइटी की असलियत होनी चाहिए। अब संसद के गलियारों से बाहर निकलते हैं और चौथे चैप्टर पर आते हैं। जमीनी स्तर पर सड़कों पर उतरकर उन्होंने जो क्रांतियां की, जरा उन पर नजर डालते हैं। ये 3 इंसिडेंट्स उनके क्रांतिकारी मिजाज को एकदम साफ कर देते हैं। सबसे पहले 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने खुद चौदार तालाब से पानी पीकर एक बड़ा सार्वजनिक अधिकार वापस लिया। फिर उसी साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन, जहां उन्होंने उस किताब को जलाया जो महिलाओं और शूद्रों के खिलाफ थी। और फिर 1951 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पा रहा था तो विरोध जताते हुए उन्होंने देश के कानून मंत्री के पद से ही इस्तीफा दे दिया। सोचिए, उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ दी, लेकिन अपने उसूल कभी नहीं छोड़े। आखिर उस हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या था जिसके लिए उन्होंने अपना इतना बड़ा पद छोड़ दिया? असल में इसमें महिलाओं के लिए बहुत ही क्रांतिकारी मांगे थीं, जैसे महिलाओं को तलाक का अधिकार, बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा, एक विवाह यानी मोनोगेमी का नियम और महिलाओं के लिए गोद लेने के समान अधिकार। इसे डॉक्टर अंबेडकर की फेमिनिस्ट लेगेसी कहा जाता है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो उस दौर में महिलाओं के हक के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे थे। बुक्स और न्यूज़पेपर्स से अक्सर सीधे सवाल आते हैं। उनकी किताबों को याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है AWBP। A से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, W से हु वर द शूद्रास, B से द बुद्धा एंड हिज धम्मा और P से पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और अगर उनके न्यूज़पेपर्स की बात करें तो 1920 का मूक नायक सबसे अहम है। मूक नायक का मतलब ही होता है चुप लोगों का नेता। वो वाकई में उन खामोश लोगों की बुलंद आवाज बन गए थे जिन्हें सदियों से बोलने तक का हक नहीं था। अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, उनकी विरासत और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सच में आपको हैरान कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत की इकोनॉमी की नींव किसने रखी थी? ये फैक्ट सुनकर शायद आपको ताज्जुब हो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का पूरा ढांचा डॉक्टर अंबेडकर की एक एकेडमिक थीसिस पर आधारित है। उस थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। जो संस्था आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाती है, उसका विजन भी उन्हीं के दिमाग की उपज था। है ना कमाल की बात? उनके जीवन के आखिरी कुछ माइलस्टोन्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने करीब 3,80,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ध्यान दीजिए, ये 14 तारीख उनके जन्म की तारीख से बिल्कुल मेल खाती है। इसके सिर्फ 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे हम आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करते हैं। और फिर 1990 में उनके गुजरने के 34 साल बाद उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये 3 शब्द उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी का सबसे जबरदस्त और पावरफुल निचोड़ हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आज हम समानता के उस सपने को सच में जी रहे हैं? सिविल सर्विसेज या किसी भी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट को बस एक बात याद रखनी चाहिए, ये सफर सिर्फ एक एग्जाम पास करने का नहीं है। ये एक ऐसे भारत को बनाने के बारे में है जो किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से करे। सोचिए, जिस इंसान को कभी पानी पीने का हक नहीं था, अगर वो इस देश का संविधान लिख सकता है तो यकीन मानिए किसी भी एस्पिरेंट का सपना उससे बड़ा या नामुमकिन नहीं हो सकता। सीखते रहिए और इस समाज को बेहतर बनाते रहिए।